बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुबीना पटेल इज़्ज़त और मैं हूँ यास्मीन असगर। आप देख रहे हैं आई एनालिसिस में खुश आमदीद। आज जो खबरें हमारे पास हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली खबर है कि इंडिया में सोने के सिक्के वाली एटीएम आ गई है। जी हाँ, सोने के सिक्के वाली एटीएम यानी गोल्ड कॉइन एटीएम जो है उसका इनकाद किया है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। और वो इस तरह से कि वो जो गोल्ड कॉइन एटीएम है उसमें 5 केजी के करीब गोल्ड कॉइन्स हैं और इसके जरिए लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए गोल्ड कॉइन्स ले सकते हैं। 0.5 से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकाले जा सकते हैं। अच्छा, अब उसमें यह है कि उन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज किया है कि उस पे स्क्रीन पर जो है वो डेली उसका हर वक्त उसका अमाउंट अपडेट होगा जो कि स्क्रीन पर नजर आएगा और वहां से 24 कैरेट के कॉइन्स जो है वो आप निकाल सकते हैं और इसके लिए आपको ज्वेलरी शॉप जाने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो बड़ा जबरदस्त है ये, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि किसी एटीएम से गोल्ड के कॉइन्स विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर उसका जब रेट आ रहा होगा तो उसकी जो टैक्स अमाउंट है वो भी डिस्प्ले हो रही होगी। मशीन की सेफ्टी के लिए उसमें बिल्ट इन कैमरास भी है और मशीन के आउटसाइड 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो अगर ट्रांजैक्शन भी इनकम्प्लीट रह जाती है, यानी अगर किसी ने पैसे डाले हैं और कॉइन नहीं निकला या कोई भी रीजन से इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन रह जाती है तो 24 आवर्स में वो पैसे उसको कस्टमर को वापस मिल जाएंगे। जबरदस्त है, मुझे बड़ा पसंद आया ये उनका इक़दाम। अच्छा, अभी ये जो है ये बेसिकली शुरुआत है, तो कुछ टाइम के बाद जो है वो इसका पता चलेगा कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से है और लोग इसको किस तरह से जो है वो लेते हैं और किस तरह से ये एप्लीकेबल होता है। क्योंकि हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान के हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। क्राइम रेट खासा ज़्यादा है और सिक्योरिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनको, तो ये जो इससे पता चलेगा, इसके बाद पता चलेगा कि ये कितना लोगों के लिए कितना फायदेमंद है और कितना सक्सेसफुल रहता है। देखते हैं ये एग्जैक्टली। दूसरी खबर मेरे पास है वो ये है कि कनाडा ने परमानेंट रेजिडेंट्स को आर्मी की जॉब्स के लिए ऑफर किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं अदर देन सिटीजन वो भी आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं और कंट्री को सर्व कर सकते हैं। एक सेपरेट नोटिफिकेशन में डिफेंस मिनिस्टर कनाडा ने ये कहा है कि जो लोग अदर देन सिटीजन किसी और कंट्री के सिटीजन हैं और जो यहाँ रह रहे हैं, इमिग्रेशन और रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कनाडा में परमानेंटली रह रहे हैं, वो एलिजिबल हैं आर्मी में अप्लाई करने के लिए। अभी भी वो लोग आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं जो कि ट्रेन्ड पायलट्स हैं, लॉजिस्टिक्स ऑफिशियल्स हैं और अदर प्रोफेशनल्स हैं, वो आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये उन्होंने अपना बेस ब्रॉडन किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जो उस एक्ट के तहत, इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वहां रह रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि कनाडा हेल्प करेगा उनको सिटीजनशिप देने के लिए और उन्हें प्रेफर किया जाएगा अगर वो आर्मी को अपना करियर बनाते हैं, मतलब उन्हें सिटीजनशिप देने के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो कि इमिग्रेशन देती हैं और जो फैसिलिटीज़ भी देती हैं, जो वो वाली कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें लोग जो वहाँ पे रहते हैं जो कि इमिग्रेंट्स भी हैं या दूसरे मुल्कों के शहरी भी हैं, उनको ये सहूलत हासिल होती है। लेकिन कनाडा ने ये नहीं किया हुआ था, लेकिन अब अगर उन्होंने किया है तो ये बहुत अच्छा कदम है और इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो फैज़याब होंगे आगे चल के। हाँ, बिल्कुल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करते हैं। मराकश ने स्पेन को एक बड़ा अपसेट किया। 90 मिनट्स तक तो उन दोनों टीमों में से किसी ने गोल वो नहीं कर पाए। उनको अनदर 30 मिनट्स दिए गए और पेनल्टीज जब लगी हैं तो उसमें उन्होंने 0 से 3 की शिकस्त दी है स्पेन को। और ये बहुत ही बड़ा उनका जबरदस्त उनकी विक्ट्री है कि वो मेगा इवेंट्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पैलेस्टाइन ने उनकी विक्ट्री को बड़ा सेलिब्रेट किया। मोरक्को ने इसमें जब ये मैच खेलने जा रहे थे तो उन्होंने पैलेस्टाइन का जो फ्लैग है वो लहराया था और पैलेस्टाइन में भी उनकी विक्ट्री को, गाजा में और यरूशलेम में उनकी विक्ट्री को बड़ा सेलिब्रेट किया गया। अशरफ हकीमी जो है पहले भी जब बेल्जियम
को मोरक्को ने बीट किया था, तो वो अपनी वालदा के पास जो स्टेडियम में वहां मौजूद थी उनके वो गले लगे थे और उन्हें हक किया था और फोरहेड पे किस किया था और कहा था कि माँ ये सब आपकी बदौलत है। इस दफा भी वो अपनी माँ के पास पहुंचे हैं और उन्हें कहा कि ये सब कुछ आपकी बदौलत है। अशरफ हकीमी के बारे में थोड़ा ये बताते चलें कि वो उनका ताल्लुक मैड्रिड में है, वो मैड्रिड में स्पेन में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने चूज किया अपने वालिदैन की नेटिव कंट्री मोरक्को को और वहां से वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सईदा मो जो उनकी वालिदा है वो हाउस होल्ड में काम किया करती थी और उनके वालिद जो है वो चीजें फरोख्त किया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान अशरफ हकीमी ने ये बताया था कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए बड़ा सेक्रीफाइस किया है और उनके बहन भाइयों को बहुत सारी वो चीजें वो मुहैया नहीं कर सकें सिर्फ इसलिए कि वो इन्हें सक्सेसफुल बना सकें फुटबॉल में। और आज वो कहते हैं कि आज मैं जो भी खेलता हूं वो अपने वालिदैन के लिए है, उनकी दुआओं से मैं इस हद तक कामयाब हूं। इस वक्त वो फुटबॉल प्लेयर्स फ्रेंच फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन में बाकायदा तौर से खेल रहे हैं और उससे पहले क्लब रियल मैड्रिड और इटालियन क्लब इंटर मिलान में भी वो खेलते रहे हैं। इसके अलावा मोरक्को का ये है कि एक और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज थी कि जब मैच शुरू हुआ इससे पहले उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी और जब मैच में वो जीत गए तो सारे खिलाड़ियों ने सजदा अदा किया। बड़ी कमाल है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा इसमें एक मैसेज है हमारी नौजवान नस्ल के लिए कि माँ बाप की जो दुआएं हैं वो कितनी रंग लाती हैं और एक बंदे के आगे फ्यूचर के लिए जो है वो माँ बाप की दुआओं का क्या रद्द अमल होता है इंसान की जिंदगी पे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हर इंसान और हर आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करे कि माँ बाप की हमारी लाइफ में अहमियत क्या है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है और क्रेडिट जाता है, यानी अगर औलाद सक्सेसफुल है या आप सक्सेसफुल हैं तो उसका क्रेडिट यकीनन आपके पेरेंट्स को जरूर जाता है। बिल्कुल। अगली खबर मेरे पास है द लेजेंड ऑफ मौला जट की। द लेजेंड ऑफ मौला जट यूके में तकरीबन मोस्टली सारे सिनेमाओं में एक हफ्ते के लिए रिलीज हो रही है। लेजेंड ऑफ मौला जट इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर प्रूव हुई। यूके में सनी वर्ल्ड ओडियन रियल सिनेमा हाउसेस में उनका अनसेंसर्ड वर्जन जो है वो उनके प्रोड्यूसर्स, फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मेक श्योर किया है कि यूके में 76 प्लेसेस पर ये अवेलेबल हो। बिलाल लाशारी की डायरेक्शन, जियो और अमारा हिकमत की प्रोडक्शन में ये फिल्म मेगा हिट प्रूव हुई है और इसने बड़ा बिजनेस किया है। 4 साल के अरसे में ये सबसे ज्यादा पंजाबी फिल्मों में इस फिल्म ने बिजनेस किया है और तकरीबन 209 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। लेजेंड ऑफ मौला जट यूके में सेकेंड फिल्म है जो कि सबसे ज्यादा देखी गई है और नॉर्वे में सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच्ड एशियन फिल्मों में इसका शुमार होता है। 13 अक्टूबर 2022 में 25 मुख्तलिफ अजला में इसका रिलीज हुआ था 500 स्क्रीन पर और इसमें शामिल हैं जो इसमें स्टार कास्ट है, इसमें फवाद खान है, माहिरा खान है, हमजा अली अब्बासी है, हुमायूमा मलिक है, मिर्जा गौहर रशीद है, शफकत चीमा है, फारिस शफी है, साइमा बलोच है, अली अजमत है, नैयर एजाज है और बाबर अली है और राहिला आगा है। अच्छा, इसमें मुझे लगता है 2 रीजंस हैं इसके यूके में इतना कामयाब होने के। एक तो ये कि ये पंजाबी फिल्म है। अच्छा, वहाँ पे जो पंजाब से लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में, जो इंडिया से भी पंजाब के लोग हैं और पाकिस्तान से भी जो पंजाब के लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। और मौला जट एक बहुत पुराना एक नाम है, एक जो कि बहुत मशहूर था अपने ज़माने में, सब जानते हैं। तो इस वजह से एक तो रीज़न ये है कि जी वो पंजाबी लैंग्वेज में फिल्म है तो वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। दूसरा रीज़न ये है कि जो कास्ट है मायरा खान, क्योंकि वो पंजाबी स्पीकिंग नहीं है लेकिन उन्होंने पंजाबी बोली है और बड़ी अच्छी बोली है। और फवाद खान जो है उनका अपना एक पर्सोना है, तो वो इस वजह से है। इस वजह से जो है ये 2 रीजंस मुझे लगता है कि ये इस तरह के हैं क्योंकि उनका कपल भी बहुत मशहूर कपल रहा है। तो इस वजह से ये फिल्म जो है वो बहुत अच्छी उसने अर्न किया है और बड़ा जबरदस्त बिजनेस किया है। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली खबर है मेरे पास कि लाहौर में स्मोक के बायस ड्यूटी का तरीकाकार तब्दील हो गया है और स्कूलों में भी छुट्टियां हो गई है। हुआ यह है कि लाहौर में स्मोक के बायस होने वाली सूरत हाल से जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं
उनके ड्यूटी कार में और स्कूलों की छुट्टियों के नोटिफिकेशंस जो हैं वो अदालत में पेश कर दिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट में इसकी जानिब से जारी किए जाने वाले अहकामात पर अमल दरामद के मामले का जायजा लिया गया और इस मौके पर यह तय किया गया कि जो मुलाजमीन हैं उनकी ड्यूटी के तरीक़ाकार के औकात में तब्दीली लाई जाए। जुम्मे और हफ्ते को वो घर से काम करेंगे और इसका नोटिफिकेशन का इतलाक जो है वो शुरू हो चुका है। और इसके अलावा जो बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल जो हैं वो हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। एक्चुअली जो स्मोक जो है वो बेसिकली इसके बायस जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ हो रही है, नज़ला हो रहा है और चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से ये एहतियात की गई है और इसका इतलाक जो है बेसिकली 15 जनवरी तक होगा। इसमें लोगों को चाहिए, ख़ास तौर पे जो बाहर निकलते हैं, जो बाइक पे जाते हैं, उनको चाहिए कि वो मास्क का जो है वो इस्तेमाल ज़रूर रखें, क्योंकि जो ख़ास तौर पे जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मौसम उनके लिए बहुत ख़राब है। तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट और इलाज तो अपनी जगह है, लेकिन एहतियात करें कि एक तो घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पे ना निकलें। दूसरा जो है, अगर निकलना है या जाना है तो फिर अपने लिए मास्क का जो इंतज़ाम है वो प्रॉपर रखें, ताकि जो है वो उससे बच सकें, अपनी तबीयत खराबी से जो है वो बच सकें। और ख़ास तौर पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एस्थमेटिक हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अगली खबर मेरे पास ये है कि कराची में एक वाकया हुआ है। 24 करोड़ की कमेटी, एक खातून जो उसकी इंचार्ज थी, जो डाली हुई थी, तकरीबन 117 कमेटियां जैसे यास्मीन आपको पता होगा BC भी कहा जाता है, और खवातीन जो हैं बेसिकली उसके थ्रू हर महीने उस पर पैसे डालती हैं और मतलब चंद एक अफराद मिलकर ये काम शुरू करते हैं। हर महीने पैसे वो डाले जाते हैं और किसी एक को वो मुकम्मल रकम मिलती है। इसकी ड्यूरेशन होती है कि 1 साल के लिए डाली गई, 6 महीने के लिए डाली गई, 1.5 साल के लिए डाली गई। तो ये जो खातून थी वो 117 कमेटियां डाल रही थी और उनके मुताबिक उनके अकाउंट से तकरीबन 24 करोड़ रुपए निकल गए, जो कि ये कमेटी के पैसे थे। और अब उन्होंने ये किया है कि उनके अकाउंट में सिर्फ इस वक्त 24,000 के करीब रकम मौजूद है। उन्होंने ये किया है कि उन्होंने घर छोड़ दिया है और फोन भी बंद कर दिया है। इससे पहले उन्होंने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मुझे धमकियां दी जा रही है और मैं कहीं भागने वाली नहीं हूं, मैं सबके पैसे अदा कर दूंगी। अब हुआ यह है कि वो घर उन्होंने छोड़ दिया है, फोन भी बंद कर दिया है और सोशल मीडिया पे ये कहा है, जो लोग रकम का तकाजा कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि वो गुंडा अनासर जो है वो धमकियां दे रहे हैं और मैंने हिफाजत के लिए घर तब्दील किया है। रकम से महरूम कई अफराद ने उनके खिलाफ FIR की दरख्वास्तें जमा करवाई थी। उस मुतासिरा खातून का यह कहना है कि अदायगियों की तफसीलात और शवाहिद जल्द ही FIA को दे दिए जाएंगे। कराची में ये रवायत है बेसिकली कि खवातीन जो हैं वो पैसे बचाने के लिए, जैसे मैंने अभी कहा था कि वो पैसे इस तरह से सेव किए जाते हैं, फिर उन्हें एक ज़्यादा रकम मिलती है तो फिर इससे वो अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ है या जो कुछ भी है वो उससे पूरा करती हैं, इस तरह से वो सेविंग करती हैं। तो अब ये हुआ है, अब किस तरह से वो खातून कैसे मिलेंगी, कैसे FIA कवर करवाएगा, क्या होगा इसका नहीं पता, लेकिन ये खासी ट्रेंड कर रही है ये खबर, तो मैंने सोचा मैं इसका भी जिक्र कर। इसमें जो है हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कमेटी अगर डालें, ज़्यादातर जो हम मिडिल क्लास लोग हैं बेसिकली वो ये ज़रूर करते हैं कि वो कमेटी जो है एक बहुत कॉमन चीज़ है हमारे माशरे में, कि वो ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं, मर्द हजरात भी डालते हैं, ऑफिस में भी पढ़ती हैं, लेकिन वो फिर जो ऑर्गेनाइजर होता है या जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है वो थोड़ा रिलायबल हो, जानने वाला हो, आपका ट्रस्ट हो उसके ऊपर, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। बाकी जो है अल्लाह करे कि जिन लोगों के पैसे गए हैं वो उन तक पहुंच जाए और उनको मिल जाए, दुआ ही कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगली खबर मेरे पास ये है कि दीपिका पादुकोण जो है वो FIFA वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी की निकाब कुशाई करेंगी, अनवेल करेंगी। वो पहली इंडियन है जो ये करेंगी। FIFA वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पहली दफा देखने में आ रही है। एक तो वो $200 बिलियन उस पर खर्च हुए हैं, 8 उसके स्टेडियम बने हैं,
इस्लामोफोबिया के लिए भी वो खासा काम हो रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, इस्लाम की एक ट्रू पिक्चर पेश करने की कोशिश की है। बड़े लोगों ने परफॉर्म किया, BTS के जोंगकुक ने अपने पहले सोलो सिंगल पे वहां परफॉर्म किया, फिर नूरा फतेही ने परफॉर्म किया, फिर उसके बाद इतनी 32 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखने में आ रही है। अब ये है कि दीपिका पादुकोण उसका अनवेल करेंगी। दीपिका पादुकोण का शुमार वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस बॉलीवुड की होता है और पूरे वर्ल्ड में उनको जाना जाता है। इसी साल 2022 में कान फिल्म फेस्टिवल में भी जो होता है पेरिस में, उसमें भी उनका जूरी में उनको शुमार किया गया था, जो कि एक बड़े एजाज की बात है। इसके अलावा दीपिका पादुकोण खासी ट्रेंडिंग एक्ट्रेस हैं और वर्ल्ड में भी उनका बहुत अच्छी एक्ट्रेस में शुमार होता है, खूबसूरती के अलावा एक्टिंग में भी। प्लस इस दफा जो उनकी, और इसके अलावा जो उनकी मसरूफियात हैं वो पठान में शाहरुख खान के साथ आ रही हैं। फिर एक और मूवी है जिसमें वो अमिताभ के साथ देखी जाएंगी। एक कामियो भी उन्होंने भी रणवीर सिंह की फिल्म के साथ सर्कस में किया है, जो कि हम देखेंगे, जो कि रोहित शेट्टी की फिल्म है। तो वो जल्द ही कतर रवाना होंगी, क्योंकि फाइनल जो है वो तो है 18 दिसंबर को, जिसका सारे लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। इसमें जो है एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मुझे फुटबॉल से इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन जब मैंने ये सुना कि दीपिका ने वहाँ जाना है और पहुँचना है और ट्रॉफी का जो है वो पूरी सेरेमनी उसकी उन्होंने करनी है, तो उसके लिए मेरा दिल चाहा कि काश मैं भी जा सकती, या मुझे पहले से ये पता होता तो मैं कुछ अरेंजमेंट करती वहाँ पहुँचने का, कि क्योंकि एक बड़ा अच्छा बंदा इमेजिन करता है तो बड़ा अच्छा लगता है और एक अच्छी फील आती है कि ये भी होने जा रहा है। और ये मिडिल ईस्ट में पहली दफा है कि इस तरह से जिस तरह का अरेंजमेंट कतर ने किया है और जितने लोगों को बुलाया है उस पूरे फीफा वर्ल्ड कप को अरेंज करने के लिए, और जो एंटरटेनमेंट उन्होंने प्रोवाइड की है दुनिया के बड़े बड़े लोगों को बुला के, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कतर की कि मुस्लिम वर्ल्ड में जो है वो इस तरह से भी हो सकता है और किया जा सकता है। और आपको पता है ये पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है जो कि सर्दियों में हो रहा है, तो ये एक बड़े अच्छे वेदर में भी हो रहा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, अगली खबर मेरे पास है ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स फ्रॉड स्कीम में गिल्टी डोनाल्ड ट्रंप को करार दिया है। हुआ ये है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये प्रूव हुआ है न्यूयॉर्क में 12 मेंबर्स की जूरी ने इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने ये डिसीजन लिया है 6 हफ्तों के ट्रायल के बाद कि वहां पे टैक्स की खुर्द-बुर्द हुई है। और किस तरह से वो ऐसे है कि उनका ये कहना है, जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता था कि 15 साल की टैक्स इवेजन स्कीम जो है वो किस तरह से होती है, और उन्होंने अपनी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए, जिसमें बहुत हाई एंड अपार्टमेंट्स, बड़ी हाई एंड गाड़ियां और मुख्तलिफ मराद थी जिनको टैक्स नेट में शामिल नहीं किया, यानी जिस पर टैक्स अदा नहीं किया गया। और इस तरह से उनकी सैलरीज भी कम शो की गई ताकि उन्हें टैक्स कम अदा करना पड़े। तो इस तरह से जो कंपनी के टैक्स के वाजिबात थे वो रिड्यूस हो गए। उनके जो सीएफओ थे एलन वाइसलबर्ग, उनको वो टेस्टिफाई किया गया है और उन्होंने ये माना है कि जी हाँ, उनकी अपनी, यानी कि उन्होंने भी अपनी भी टैक्स में जो है वो उन्होंने इवेजन किया है और तकरीबन $1.76 मिलियन के करीब उन्होंने टैक्सेस अदा नहीं किए हैं और 2005 से लेकर 2017 तक उन्होंने ये टैक्स इवेजन किया है। रिपोर्ट के तहत डोनाल्ड ट्रंप की दो कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं उनको गिल्टी प्लीड हुए हैं, उन पर 17 एक्यूजेशंस हैं और गो कि डोनाल्ड ट्रंप इसका पार्ट नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैक के मुताबिक मैनहट्टन जस्टिस जो है वो सबके लिए इक्वल है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रंप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है $1.6 मिलियन के करीब। अच्छा, दूसरी तरफ जो ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉयर्स हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो जूरी के इस डिसीजन के खिलाफ अपील में जाएंगे। हाँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भाई ये जो डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ आया है तो ये काफी पॉलिटिकल है। तो अब दूसरी तरफ जो उनके सीएफओ हैं उन्होंने तो टेस्टिफाई किया है कि हाँ, मैंने ये गलत किया है और मैंने $100,000 जो है वो टैक्स में अदा नहीं किए हैं। कंपनी ने मुझे मैनहट्टन अपार्टमेंट दिया था
2005 से 2017 तक टैक्स इवेट किया है मैंने, और मुझे जो है वो मैं इस पर गिल्टी हूँ। तो अब इस पर मजीद आई थिंक ये जब अपील होती है सारी होगी तो और ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने आने का मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा डिटेल चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। ये सुन के मुझे ये ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स से, क्योंकि पहले इस तरह की खबर सुनने को नहीं आती थी कि यूएसए में इस तरह की भी करप्शन हो सकती है, या टैक्स के मामले में जो है वो लोग और इतनी सीनियर पोजीशंस पे जो है वो लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी सोबत में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो उन्होंने खासा टाइम गुजारा और बहुत स्टडी किया है उनको, तो उन्हीं की तरह। हालांकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का शुमार दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से होता है और उनके पास पहले ही से बहुत ज्यादा दौलत थी। तो ये जो उन्होंने अपने सीनियर ऑफिशियल्स को बहुत सारी मराहत दी, उनको घर दिए, गाड़ियां दी, फोन बेनिफिट्स दिए, दूसरे अलाउंसेस दिए, वो उसको टैक्स उस पर इवेट किया, मेरी समझ से बात आता है। बिकॉज यूएसए में मैं तकरीबन 1 साल के करीब यूएसए में भी रही हूँ, तो यूएसए इस और जॉब भी की है वहां मैंने। तो यूएसए अपने टैक्सेस के मामले में बहुत ज्यादा सख्त हैं और उनके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, और वो अगर आप इवेट करें तो इवेंचुअली पकड़ लिए जाते हैं। ये नहीं है कि वहाँ करप्शन नहीं है, करप्शन यूएस में भी है, हर कंट्री में है करप्शन, लेकिन वो टैक्सेस उनके काफी उनके बड़े स्ट्रॉन्ग लॉज और रेगुलेशंस हैं जिसके तहत वो जिसको वो फॉलो करते हैं। और वहां पे हर सिटीजन, ऑलमोस्ट हर सिटीजन ये समझता है कि टैक्स अगर हमने ऑन किया है तो एज पर लॉ, एज पर रेगुलेशंस टैक्स हमें अदा करने हैं। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो आप iNews 365 को फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर खबर बर वक्त पहुंचती रहे, क्योंकि हर खबर रहे आपकी नजर में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया।